हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे या जिसका छोटा वीडियो मैं आज बना रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। यूरिया का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और पहले थोड़ा बहुत यूरिया क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यूरिया जनरली किसी से बनता है, प्रोटीन का टूटने से बनता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन का बाई प्रोडक्ट है। तो प्रोटीन पहले टूटता है किस चीज में, अमाइनो एसिड में। ये अमाइनो एसिड जो है ये दो प्रोसेस के माध्यम से दैट इज ट्रांस अमाइनेशन और डी अमाइनेशन के माध्यम से जो अमाइनो ग्रुप है जो अमाइनो एसिड के में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, अमोनिया में। और अमोनिया फिर जाके लीवर के अंदर ये अमोनिया जाता है क्योंकि अमोनिया हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है। इसको ये ब्रेन को जाके डैमेज कर सकता है क्योंकि ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस होके वहां पे न्यूरोलॉजिकल डैमेज करा सकता है। तो उसको इसीलिए हमारा बॉडी क्या करता है कि ये जो ब्लड जो अमोनिया है वो ज्यादातर अमोनिया जो है वो कहां पे चला जाता है, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल नाम के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके माध्यम से अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, यूरिया। तो अगर इफ समबडी आस्क यू हाउ यूरिया इज फॉर्म्ड, यूरिया कैसे बनता है, तो आप क्या बताओगे, प्रोटीन के टूटने से यूरिया बनता है। तो पहले प्रोटीन से अमाइनो एसिड निकलेगा, अमाइनो एसिड से क्या निकलेगा, अमोनिया। अमोनिया फिर लीवर में जाएगा, लीवर में यूरिया साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट है और लीवर क्या करेगा, अमोनिया को लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और यूरिया जो है फिर ये यूरिन के रास्ते क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पर डे यूरिन में यूरिया की मात्रा ऑलमोस्ट 20 से 30 ग्राम आती है ना। तो पर डे यूरिन में नॉर्मल इंडिविजुअल में 24 घंटे यूरिन में कितनी मात्रा आती है यूरिया का, 20 से 30 ग्राम। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि यूरिया का जांच क्यों किया जाता है। यूरिया का जांच ब्लड में किया जाता है और इसका जांच अकेले नहीं होता है। यूरिया का जांच हम लोग क्रिएटिनिन के साथ करते हैं और उसके साथ कुछ और पैरामीटर भी शामिल होते हैं जिसमें हम लोग यूरिया, उसके अलावा क्रिएटिनिन साथ में रहता है। तो मोस्टली यूरिया और क्रिएटिनिन साथ में किया जाता है। केवल यूरिया का जांच हम लोग जनरली नहीं करते हैं। उसके अलावा हम लोग यूरिक एसिड का जांच करते हैं। फिर उसके अलावा हम लोग सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का जांच करते हैं ब्लड में निकाल के, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो जनरली हम लोग ये जितने भी पार्ट हैं, ये जितने भी टेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं, ये सबको मिला के बोलते हैं, इसको केएफटी बोलते हैं। केएफटी बोलते हैं या आरएफटी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो यूरिया भी एक उसका हिस्सा है। और यूरिया का जांच जनरली क्या पता लगाने के लिए करते हैं कि किडनी हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरली हम लोग फिल्ट्रेशन कैपेसिटी देखते हैं या फिल्ट्रेशन जो फंक्शन है किडनी का, कि किडनी सही से फिल्टर कर पा रहा है कि नहीं, उसको देखते हैं। और जहां भी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ वहां पे ये सब जो पैरामीटर है उसमें चेंजेस नजर आते हैं। यूरिया बढ़ जाएगा, वो यूरिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि किडनी जो है वो सही से फिल्ट्रेशन वाला जो फंक्शन है वो सही से नहीं कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूरिया का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यूरिया का जांच करते हैं तो कब यूरिया का लेवल बढ़ेगा या कब यूरिया का लेवल घटेगा। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है कि जो यूरिया का नॉर्मल रेंज जो होता है सीरम में, तो पहले नॉर्मल मालूम होगा तब हम लोग एबनॉर्मल की तरफ चलेंगे। तो नॉर्मल यूरिया, नॉर्मल सीरम यूरिया कितना होता है आपका, 15 से 40 मिलीग्राम पर डीएल। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में यूरिया की मात्रा कितनी आती है, 15 से 40 मिलीग्राम पर डीएल होता है। अब इससे ऊपर बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हालांकि ये याद रखना है कि यूरिया का बढ़ा होना ये केवल किडनी का ही कॉम्प्रोमाइज होने का संकेत नहीं है, दूसरे कारण से भी यूरिया का लेवल सीरम में बढ़ सकता है। इसलिए साथ में हम लोग क्रिएटिनिन का भी जांच करते हैं श्योर होने के लिए। ठीक है, तो यूरिया का केवल जांच हम लोग नहीं करते, यूरिया के अलावा क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब भी साथ में किया जाता है। अगर हम लोग को किडनी फंक्शन को एसेस करना हो, किडनी फंक्शन सही से किडनी हमारा काम कर रहा है कि नहीं वो पता लगाने के लिए अगर करना हो तो ये सब चीजों का जांच करना जरूरी हो जाता है। स्पेशली यूरिया के साथ क्रिएटिनिन का जांच होना जरूरी है। ओके, तो ये नॉर्मल रेंज हो गया। कभी कभी आप रिपोर्ट में देखते होंगे अगर ब्लड सैंपल लिया गया और रिपोर्ट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी लिखा रहता है ना, यूरिया ना लिख के क्या लिखा रहता है, ब्लड
यूरिया नाइट्रोजन, इसको बन बोलते हैं। तो बन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूरिया से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना भी सीरम यूरिया का आपका वैल्यू आया है ना, इससे हम लोग एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 0.47 से इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब यह है कि यूरिया का ऑलमोस्ट आधा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है। तो टेक्निकली हम लोग क्या देख रहे हैं? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में देख रहे हैं कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, उसी को हम लोग मेजर कर रहे हैं। और हम लोग बन के माध्यम से भी रिपोर्टिंग किया जा सकता है। तो कहीं आप क्लिनिशियन देखेंगे, कहीं रिपोर्ट में देखेंगे तो बन भी मेंशन किया रहता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। वो हम लोग यूरिया से ही कैलकुलेट करते हैं। तो जितना भी यूरिया का लेवल आया उसको हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.47। ओके, तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा कि कितनी मात्रा में बन निकल रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि ये जो यूरिया का मेजरमेंट करेंगे कब ये बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसके पहले एक टर्म आपको मालूम होना चाहिए। दो टर्म है, एक है एजोटीमिया और दूसरा क्या है? यूरेमिया। एजोटीमिया और यूरेमिया दो टर्म हम लोग यूज करते हैं। एजोटीमिया का मतलब क्या है कि ब्लड में नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट का बढ़ जाना, जैसे कि यूरिया का लेवल बढ़ जाना, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाना। तो ये क्या दर्शाएगा कि किडनी सही तरीके से जो फिल्ट्रेशन वाला काम है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो ये उसको एजोटीमिया बोलते हैं। और यूरेमिया क्या है? यूरेमिया यूरिया और क्रिएटिनिन के साथ साथ अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स भी उसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यूरेमिया। तो यूरेमिया में की पहचान कैसे होती है? जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग जैसा महसूस होना, लगेगा कि वॉमिट हो जाएगा, नोजिया हो सकता है, या उसके अलावा हम लोग को कैसा फीलिंग हो सकता है? वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकता है। ये लक्षण है यूरेमिया के। और साथ ही साथ उसमें हमारा मेटालिक टेस्ट हो सकता है माउथ में, मेटालिक टेस्ट इन माउथ along with muscle weakness, along with muscle weakness। उसके अलावा एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया। तो ये सब साइन है यूरेमिया के। तो यूरेमिया में याद रखिएगा कि यूरिया और क्रिएटिनिन तो ब्लड में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपका जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, काफी हद तक नीचे चला जाएगा और वो फिर वो सिम्टम के रूप में नजर आएगा। क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट चला गया है तो उसको लक्षण भी साथ में नजर आएंगे। क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, मेटालिक टेस्ट, माउथ के अंदर मेटल जैसा टेस्ट महसूस होगा, मस्कुलर वीकनेस नजर आएगा, एनोरेक्सिया होगा, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाएगा, उसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा सीवियर। तो ये सब पहचान है यूरेमिया के। तो ये याद रखना है कि एजोटीमिया और यूरेमिया में क्या फर्क है। अब हम लोग देखते हैं यूरिया एलिवेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री रीनल कॉज, प्री रीनल कॉज ऑफ यूरिया एलिवेशन, ऑफ यूरिया एलिवेशन मतलब ब्लड में यूरिया एलिवेशन का 3 कैटेगरी में यूरिया तीन ग्रुप में उसको हमने डिवाइड किया है। तो पहला प्री रीनल मतलब किडनी सही सलामत है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रीनल ब्लड फ्लो है वो घट गया है, कोई कारण से जो रीनल ब्लड फ्लो है उसको घट गया है। तो मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं रीनल हाइपोपरफ्यूजन, सो डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो मोस्ट कॉमन का कॉज क्या हो सकता है? सीवियर यूरिया बढ़ने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन की वजह से, जैसे कि डिहाइड्रेशन का कारण क्या हो सकता है? जैसे कि आपका प्रोलॉन्ग इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, बहुत समय तक अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग अगर किसी को हो रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, उस केस में यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। या प्रोलॉन्ग डायरिया, डायरिया मतलब आपको मालूम है कि वाटरी स्टूल पास होगा, प्रोलॉन्ग डायरिया के केस में हो सकता है, समझ गए। या तो फ्लूइड डिप्लेशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जहां पे एक्सेस यूरिन में शुगर के साथ साथ पानी भी निकलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। या एडिशंस डिजीज में हो सकता है। एडिशंस डिजीज में क्या होता है कि सोडियम और वाटर एक्स्ट्रा एलिमिनेट हो जाता है, किडनी के थ्रू यूरिन में ज्यादा मात्रा में आता है। तो ये सब कॉज है जहां पे यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। या तो
मे भी हो सकता है कि शॉक में पेशेंट हो, शॉक की वजह हो सकता है कि सीवियर ब्लीडिंग हो या सीवियर बर्न का पेशेंट हो, उस केस में भी आपका रीनल ब्लड फ्लो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि डिहाइड्रेशन का कोई भी कारण हो या ब्लड वॉल्यूम कम होने का कोई भी कारण हो, उस वजह से यूरिया क्यों बढ़ जाता है, तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो जब भी आपका प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट अगर कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीएफआर कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। तो देयर विल बी मोर रिटेंशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, क्योंकि किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीएफआर क्या हो गया, घट गया। तो ये कारण है डिहाइड्रेशन, मेजर कारण होता है प्री रीनल कॉज, जिसमें यूरिया का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब रीनल कॉज के बारे में बात करें जहां पे किडनी का इन्वॉल्वमेंट है। अब किडनी डैमेज हो रहा है, उस वजह से आपके जो फंक्शनल नेफ्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फंक्शनल नेफ्रॉन्स कम होंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या है आपका, ऑफ कोर्स नेफ्रॉन्स है। तो नेफ्रॉन्स की मात्रा अगर 3/4 हो गई, 3/4 नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज हो गए, तो उस वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। जीएफआर कम होगा तो क्या होगा, आपका ज्यादा मात्रा में यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, रीनल कॉज क्या हो सकते हैं। रीनल कॉज देखते हैं, जैसे कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस हो, जहां पे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके अलावा क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कोई भी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए, एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर या हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, सो ये सब कंडीशन है। या पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ये सब कंडीशन में क्या होता है कि जो फंक्शनल नेफ्रॉन्स है उनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फंक्शनल नेफ्रॉन्स कम हो जाएंगे तो जीएफआर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जीएफआर घटेगा तो क्या होगा, आपका यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें फंक्शनल नेफ्रॉन रीनल कॉज में क्या होगा, फंक्शनल नेफ्रॉन्स कम हो जाएंगे। फंक्शनल नेफ्रॉन्स कम होंगे तो उस वजह से क्या होगा, आपका क्या होगा, जीएफआर घट जाएगा। जीएफआर घटेगा तो यूरिया की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रीनल कॉज का मैकेनिज्म है। अब देखते हैं पोस्ट रीनल कॉज, मतलब किडनी तो ठीक है, लेकिन किडनी के बाद आपका जैसे यूरेटर है, यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सब में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो पोस्ट रीनल कॉज, पोस्ट रीनल कॉज। तो इसका पोस्ट रीनल कॉज में क्या होता है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन। तो यूरिन सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, किडनी के बाद के जितने भी पार्ट हैं वहां पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब यूरिनरी ट्रैक्ट, इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, जमाव है टू द फ्लो ऑफ यूरिन, तो क्या होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ बैक प्रेशर, देयर विल बी जनरेशन ऑफ बैक प्रेशर, विच वो क्या करेगा, बैक प्रेशर जनरेट होगा तो दैट विल डैमेज द रीनल टिश्यू, रीनल टिश्यू डैमेज होगा, और वो डैमेज होने की वजह से क्या होगा, आपका जीएफआर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि किडनी डैमेज हो रहा है तो जीएफआर घटेगा तो यूरिया का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पोस्ट रीनल कॉज हो गया। अब पोस्ट रीनल कॉज कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जो यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उसके क्या क्या कंडीशन है वो याद रखना है। तो क्या क्या कंडीशन है वो देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू अगर आपका यूरिनरी स्टोन हो जाए, यूरिनरी कैलाकुलाई, रीनल ट्रैक्ट में आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे स्टोन जमा हो जाए, स्टोन क्या कर सकता है, यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो यूरिनरी स्टोन या यूरिनरी कैलकुलाई बोल सकते हैं, या बाइलैटरल यूरेटर ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए यूरेटर में दोनों तरफ, उस वजह से हो सकता है। या बीपीएच हो सकता है, जो मेल में प्रोस्टेट बढ़ जाए, बिनाइन प्रोस्टेट
हाइपरप्लेसिया, मेन प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से भी यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, या यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाए। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्या होता है? नैरोइंग, यूरेथ्रा क्या हो जाए? नैरो हो जाए, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए, जब यूरिन फ्लो सही से नहीं होगा तो क्या होगा? बैक प्रेशर जनरेट होगा, और बैक प्रेशर जब जनरेट होगा तो क्या करेगा? किडनी टिश्यू को डैमेज करेगा। रीनल टिश्यू डैमेज होगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा? अपने आप घट जाएगा, जिससे यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये सब 3 कॉजेज हैं, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। अब मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और आप लोग अंत तक ये वीडियो को देखिए, और साथ ही साथ ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें, और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।